हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सीएलसी 5 पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की क्लास के बारे में बात करूं उन सभी बच्चों के लिए है जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी सब्जेक्ट है, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पॉलिटी को बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कराएगा। साथ में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन करोगे तो आपके 4 से 5 टॉपिक क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप बिना देरी किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसे कहा जाता है? निर्माता, मतलब संविधान का जो निर्माण किसने किया है, उसका निर्माता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन है। इसके आप ऑप्शन है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी या महात्मा गांधी। देखो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, इसका ये आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान का जनक किसे कहा गया है। भारतीय संविधान की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। देखो अभी वर्तमान में टोटल जो अधिकार है वो 6 हैं, लेकिन पहले 7 हुआ करता था। अभी कितने हैं? आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, टोटल 6 है, लेकिन पहले 7 हुआ करता था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसी क्या नीड पड़ी कि 7वां हटा दिया गया, और 7वां कौन सा अधिकार था? तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं। जो 7वां अधिकार था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार। 44 अमेंडमेंट हुआ, इसके बाद इसको हटा दिया गया। अभी वो लीगल राइट है आपका। अभी वो संविधान में कोई राइट आपको मौलिक अधिकार में नहीं देखने को मिलेगा। अभी वो एक विधिक अधिकार है जो आर्टिकल 300 के कम में है। पहले कहा था, ये पहले था आर्टिकल 31 में। ठीक है, किसकी बात हो रही है? बात हो रही है राइट टू प्रॉपर्टी की, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले ये 31 में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये आर्टिकल 300 के क में है। 300 के क, जिसको ए बोलते हैं, ये एक लीगल राइट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया। 44 अमेंडमेंट हुआ, 7वां नंबर का हटा दिया गया। वर्तमान में टोटल 6 राइट है। ध्यान रखो खूब अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? मतलब यहां पे बात हो रही है जो डीपीएसपी आप पढ़ते हो वो कौन से पार्ट में है। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है 51 तक, और जो आपका पार्ट है ये पार्ट 4 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 4। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसमें जो और भी ऑप्शन दे रखे हैं उसके बारे में बता दो। तो बच्चा यहां से सुन लो, जो पार्ट नंबर 2 है यह सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित है। सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप ये। और ये आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक आता है, 5 to 11। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को। जो पार्ट 3 है ये आपका, ये है फंडामेंटल राइट। ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आता है। कहां तक आता है ये फंडामेंटल राइट, जिसको हम शॉर्टकट में एफआर बोल देते हैं, जिसको मैं फंडामेंटल राइट बोलता हूं। और इसका जो आर्टिकल आपका स्टार्ट होता है, ये आर्टिकल स्टार्ट होता है 36 से लेकर 51 तक। ध्यान रखोगे इस चीज को। और जो आपका चौथा है ये द यूनियन है, मतलब संघ सरकार के बारे में है, जो आर्टिकल बहुत लंबा चौड़ा सा है। मतलब ऐसे मानो कि आर्टिकल स्टार्ट होता है इसका 52 से स्टार्ट होकर कहां पे एंड होता है? आर्टिकल 151 पे, वहां तक, उसके आसपास तक है। ठीक है, उसको एक बार ध्यान से देख लेना। तो ये चीजें समझ आ गई आपको अच्छे से। अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? एक तो आप भारत के नागरिक होना चाहिए, दूसरा आप कम से कम लोकसभा सदस्य बनने की आपकी अर्हता होनी चाहिए। तो उस हिसाब से इसका जो आंसर सही होगा वो 35 ईयर्स होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है अच्छे से खूब? कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना, और वहां पे कोई भी डाउट हो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, और पीडीएफ के लिए परेशान मत होना। टेलीग्राम चैनल से वह मैं हर बार आपको बता रखा हूं कि पीडीएफ में प्रोवाइड करा देता हूं, तो इसका भी वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपसे एक बात और है इसमें कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति की जो उम्र होती है, मतलब बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 58 है। आर्टिकल 58 के अंतर्गत आता है। 35 वर्ष दे रखा हुआ है, मतलब ये सिंपल सी बात है, आपको कम से कम लोकसभा सदस्य बनने की अर्हता आपके अंदर होनी चाहिए। चीज को अच्छे से ध्यान रखोगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली है? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इतना प्यारा क्वेश्चन, मतलब ऐसे समझो पहले कि
एकल नागरिकता का मतलब क्या है? एकल नागरिकता का मतलब यह है कि आप भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, कहीं भी कोने किसी भी क्षेत्र से, आप कहलाओगे भारत के ही नागरिक। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एकल नागरिकता। और जो इसका आंसर सही होगा वो होगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम इसका आंसर है। तो आपके हिसाब से इसका जो आंसर सही हो जाएगा क्या हो जाएगा? यूके। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर। अच्छे से समझ आ रहा है? अगर अच्छे से समझ आ रहा है, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाइक कर देना। ओके, और हो सके तो शेयर कर देना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहां शुरू की गई? पंचायती राज प्रणाली की बात हो रही है, सबसे पहले कहां स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो राजस्थान जिले में हुआ था। और अगर मैं स्थान की बात करूं प्रॉपर, तो नागौर नाम का एक गांव था, वहां से स्टार्ट हुआ है। चीज ध्यान रखोगे। तो क्या इसका आंसर सही होगा? ये होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के नागौर में। ठीक है, ये। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छुआछूत के बारे में कह रहा है कि छुआछूत को खत्म करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? देखो, इसमें ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 और 21। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं। आर्टिकल 14 है, ये समानता का अधिकार है। आर्टिकल जो 17 है, इसको भी पेंडिंग में रखो, आपको खुद समझ आ जाएगा। आर्टिकल जो 19 है, ये राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार। और जो राइट टू लाइफ है, ये जीवन जीने का अधिकार इसको बोलते हैं, वो आर्टिकल 21 में है। तो हमारे पास जो ऑप्शन 17 वाला जो बच्चा, ऑप्शन बी, वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, खूब अच्छे से समझ में आया। आर्टिकल 14 क्या है? समानता का अधिकार। मेरे साथ बोलते जाओ। आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। बचा क्या? आर्टिकल 17। तो इसका आंसर क्या सही होगा? आर्टिकल 17 वाला, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखो यार, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी तक हालांकि इसमें बहुत सारे विवाद है, और इस विवाद में मैंने वीडियो भी बना रखा है। अगर वहां अच्छे से समझना चाह रहे हो कि कैसे नियुक्ति होती है, तो जाके चैनल पे, इसी पे मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां से जाके देख लेना। ठीक है, हालांकि इसका जो आंसर है वो ए सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन करती है? मतलब पावर ऑफ सेपरेशन कहां पे देखने को मिलता है, कौन सी अनुसूची में? ऑप्शन दे रखा है 6, 7, 8 या फिर 9। देखो, इसका जो आंसर है वो जो आपका अनुसूची नंबर 7 है, वहीं पे आपको केंद्र सूची का विषय, राज्य सूची का विषय और समवर्ती सूची का विषय देखने को मिलता है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो 6 शेड्यूल है, 8 है, 9 है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत जो जो आते हैं, ये देखो। 6 में आते हैं पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्रों के लिए। 5 नंबर के ATMM, जो 5 नंबर का शेड्यूल है, उसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, जिसको शॉर्टकट में ATMM बोलते हैं, उनके राज्यों के लिए हो गया। 8 नंबर में क्या आता है? भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं, मतलब जो भाषा वाला है वो जिसमें टोटल 22 भाषाएं हैं, वो 8वीं अनुसूची में आता है। और अगर मैं 9th शेड्यूल की बात करूं, तो 9th शेड्यूल आता है कानूनों की सुरक्षा, ताकि वे न्यायालयों द्वारा चुनौती नहीं दिए जा सके। तो ये आपके 9th शेड्यूल में आता है। ये चीज ध्यान रखोगे अच्छे से, नहीं भूलोगे ना। तो अब आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर भी लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन की नीड है, तो वही PDF से नोट्स बना लेना, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? देखो, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है ना, वो राज्यसभा में, यहां पे लोकसभा की बात नहीं हो रही है। पहले लोकसभा में 2 सदस्य नियुक्त करता था। ठीक है, एंग्लो इंडियन बोलते थे। लेकिन 104 संविधान संशोधन हुआ, 104 नंबर का, उसमें क्या हुआ, ये प्रावधान खत्म कर दिया गया। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि ये लोकसभा की ना बात करके राज्यसभा की कर रहा है, तो राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को ये नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, ये 12। तो इसका जो आपका आंसर सही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे इसको अच्छे से। आई होप आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखो, पहले तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का यहां पे जानो। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, राज्यसभा का जो होता है वो 6 साल का होता है। ठीक है, तो लोकसभा का कितना हुआ? 5 साल। और अगर आपसे राज्यसभा का पूछता, राज्यसभा का, तो आप क्या बताते? 6 ईयर्स। ठीक है,
6 years। ध्यान रखोगे खूब अच्छे से, हो रहा है क्लियर अच्छे से? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। यह कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यायिक समीक्षा बहुत ही अच्छा प्रावधान है अपने भारतीय संविधान में। सपोज करो कोई ऐसा कोई कानून बन गया है जो ऐसा लगता है कि तर्कसंगत रूप से नहीं बनाया गया है, ये क्या कर रहा है कि ये आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तो उसके लिए एक है जुडिशियली रिव्यू, ठीक है। ये एक प्रावधान किया गया है और जो ये लिया गया है ये आपका लिया गया है अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर सही होगा अमेरिका, यूएस से, ठीक है। ये ध्यान रखोगे खूब अच्छे से, भूलोगे तो नहीं ना। अब आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो। अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पहले तो महाभियोग के बारे में जानो। महाभियोग का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति को जो हटाने जाने की जो प्रक्रिया है वही महाभियोग कहलाती है। और महाभियोग लाने के लिए 14 दिन पहले ऑफिस को बताना पड़ता है कि उस संसद में बताना पड़ेगा कि हम प्रावधान ऐसा कुछ लाने जा रहे हैं। जब 2/3 बहुमत हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, उपस्थित तो है ही, साथ में टोटल जितने सदस्य उनका चाहिए, लोकसभा में भी चाहिए, राज्यसभा में भी चाहिए। मान लो किसी एक सभा में पारित हो गया तो उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, जांच होगी, जांच होने के बाद अगर फिर होता है उसके बाद जब दूसरे वाले सभा में जाएगी वहां पर फिर से 2/3 बहुमत होगा, उसके बाद तब जाके महाभियोग प्रक्रिया पूरी खत्म होती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 61 में आता है। ये प्रक्रिया समझ आ गई मैं क्या बता रहा हूं? खूब अच्छे से समझ आ रही सारी चीजें, ठीक है। अब आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य है? देखो जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 साल बच्चों के लिए है। कितना? 6 to 14 ईयर्स। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। ध्यान रखोगे इस चीज को, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संशोधन ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया? देखो शिक्षा का जो अधिकार है बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, मतलब आपको ये डीपीएसपी में देखने को मिल जाएगा, फंडामेंटल राइट में देखने को मिल जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में देखने को मिल जाएगा। अब आपके मन में आ रहा है कि किस किस आर्टिकल में है, तो मैं आपको लिख देता हूं, ध्यान से इसको देख लेना। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं तो आर्टिकल 21 के ए में, ठीक है। अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं, डीपीएसपी, तो इसमें आपका आता है आर्टिकल 45, ठीक है, आर्टिकल 45, ध्यान रखोगे अच्छे से। और अगर मैं साथ में बात करूं कि आपको फंडामेंटल ड्यूटी में कहां पे देखने को मिलता है, तो ये आता है आर्टिकल 51 के। तो इतने सारे राइट आपको दे रखे हैं केवल एक के लिए आर्टिकल में, कि ये यहां पे है, ये यहां पे है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो मौलिक अधिकार बनाया गया 2002 में, जब हुआ 86 का अमेंडमेंट। तो इसका आंसर जो सही होगा ये होगा पहला वाला, 6वां संविधान संशोधन हुआ। और ये संशोधन होने के बाद शिक्षा का जो अधिकार था अब तक आपको देखने को मिलता था डीपीएसपी में या फिर मौलिक कर्तव्य में देखने को, अब आपको मिलेगा मौलिक अधिकार में, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये चीज ध्यान रखोगे खूब अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चुनाव कौन कराता है? समझ गए क्वेश्चन का टाइप क्या है? हु कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया? आपके पास ऑप्शन है पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रेसिडेंट। अब आप अपने मन से खुद ही सोचो कौन करा सकता है। जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 324, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और मैं अगर आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल आता है ये 324, ठीक है। ये ध्यान रखोगे खूब अच्छे से, ये रहा एक प्यारा सा टिक, ओके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? देखो इस प्रश्न में थोड़ा सा विवाद है, 350 भी सही है, 352 भी सही है। अब आप कह रहे हो 350 52 सर कैसे सही है? तो मैं आपको बताऊं, पहले इंग्लो इंडियन करके दो जो सदस्य थे इनको नॉमिनेट करता था आपका राष्ट्रपति, अब वो नहीं करता है, ठीक है। तो इसके 50 भी सही हो सकते हैं, 52 भी सही हो सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसके कारण यह प्रावधान हटाया गया? तो होता है 104 नंबर का संविधान संशोधन। ध्यान रखो इस चीज को खूब अच्छे से। अब आगे आ जाओ,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक अधिकार पत्र कि हमारा ये राइट है, तो ये कहा गया है मूल अधिकार को, जो भाग 3 है। ठीक है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल आता है 12 से लेकर के 35 तक। मैं आपको बार बार बता रहा हूं और क्वेश्चन का मीनिंग समझो कि बार बार आपसे कहां से क्वेश्चन आ रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं मूल अधिकार से, फंडामेंटल राइट से, और इसके बाद कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं? या तो फंडामेंटल ड्यूटी से, या प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर इलेक्शन कमीशन से। जितने भी आपके संवैधानिक बॉडी है उसको तो जरूर याद कर लेना। इलेक्शन कमीशन हो गया, नीति आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, अच्छे अच्छे, घबराओ नहीं। ठीक है, अभी तो ये पहला पार्ट है यूपीएसआई के क्रम में, और ये है आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये चीज ध्यान रखोगे अच्छे से। अब आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति का अधिकार अब किस श्रेणी में है। देखो, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया कि संपत्ति का जो अधिकार था पहले क्या हुआ करता था? ये पहले हुआ करता था एक मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? एक विधिक अधिकार है। तो इसका ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है, ये है लीगल राइट्स। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 300 का क। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बता रखा है इसके बारे में, और हर बार इसके बारे में बताता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन कभी ओल्ड नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आपके यूपीएसआई का फेवरेट टॉपिक है, यहां से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं। यहां पे इमरजेंसी की बात हो रही है। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने होंगे तो आपको समझ आ रहा हो कि इमरजेंसी के बारे में मैंने एक ब्रीफ खूब अच्छे से एक वीडियो बना रखा है, कैसे लागू होता है, राज्यसभा पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोकसभा में क्या पड़ता है, और विधानसभा में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इमरजेंसी वैसे भारत में कितने प्रकार की है? और 3 प्रकार की है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा 3 कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहले मैं आपको आर्टिकल बता देता हूं। एक तो आर्टिकल 352 आता है, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 352। एक आता है आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, जिसको राष्ट्रपति आपातकाल बोलते हैं। ठीक है, जिसपे राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, सॉरी, जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। चौथा है वित्तीय आपातकाल, जो आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखोगे। ये आपके 3 प्रकार के, इसका आंसर सी सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दल बदल कानून संविधान के किस अनुसूची में है? दल बदल कानून, देखो मैंने आपको अभी 9 के बारे में बता दिया था, 8 के बारे में बता दिया था, 7 के बारे में बता दिया था, लेकिन आपको यहां पे एक ऑप्शन नया दिख रहा होगा कि 10वां शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची के बारे में आपको एक चीज और दिख रही होगी कि दल बदल कानून के बारे में पूछा हुआ है। तो आंख बंद करके उसका आंसर सही कर दो। ए 7वीं अनुसूची में क्या था? पावर ऑफ सेपरेशन, मैंने आपको भी कुछ देर पहले ही बता रखा है, ध्यान रखोगे। 8वीं अनुसूची में क्या था? भाषा, जो 22 भाषाएं हैं उसके बारे में जिक्र है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़ा। देखो, मौलिक कर्तव्य 1975 तक अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। स्वर्ण सिंह की समिति थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, इसके बाद 42 अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसके बाद मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो जो हमारा आंसर सही होगा, वो आंसर सही होगा 42 अमेंडमेंट। ठीक है, कब? 1976, 1976, ध्यान रखोगे। और अगर मैं आपसे पूछूं सिफारिश किसने की थी? सिफारिश किया था स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ये आपका आंसर है, ध्यान रखो खूब अच्छे से। आई होप आपको खूब अच्छे से यहां तक समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पे डायरेक्ट पूछ सकते हो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? मतलब यह कह रहा है कि संरक्षक संविधान का कौन है अपने भारत में। मतलब कभी कभी आपका मूल अधिकार का हनन हो गया, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जो संविधान के प्रतिकूल है, उसके अनुकूल नहीं है, तो उस समय इसका फायदा, मतलब इसको बचाएगा कौन? तो बचाने वाले में ऑप्शन दे रखा है कि राष्ट्रपति है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, या मुख्य न्यायाधीश है। तो जो इसका आंसर है वो हमेशा याद रखना सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ही भारतीय संविधान का संरक्षक कहा गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्यान रखोगे, ये ऑप्शन सी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कभी पुराने नहीं होंगे, हो सकते हैं आपके आप एग्जाम देने जाओ उससे हूबहू ये क्वेश्चन आ जाए।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि संविधान संशोधन का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है, संविधान संशोधन। आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 360। आपको पता है कि 360 के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, तो इसको भूल जाओ, ये वित्तीय आपातकाल है। 352 भी भूल जाओ, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, हालांकि अब नहीं है, तो इसको भी भूल जाओ। आर्टिकल जो 368 है, इसका वही सही आंसर है। ये आपका आंसर है संविधान संशोधन के बारे में, ठीक है। ये ध्यान रखोगे खूब अच्छे से। ये अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? देखो, एक अपनाना होता है, एक लागू करना होता है। जो अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोनों में अंतर समझ आया? अब कभी कंफ्यूज मत होना। इसीलिए संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताओगे? 15 अगस्त। ध्यान रखोगे। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या ऐसा हुआ था? उस दिन संविधान हमारे यहां लागू किया गया था और अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। दोनों में अंतर समझ आया? तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आप भारत के नागरिक होने के नाते भी आपको यह पता होना चाहिए कि किस दिन जो क्या मनाया जाता है। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949। ध्यान रखोगे। और देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, याद कर देना, कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद किस सदनों से मिलकर बनती है? अपने यहां का जो सदन है, जो संसद है, उसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं और एक खुद राष्ट्रपति होता है। टोटल 3 अंग। ध्यान रखोगे। तो आपका आंसर क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। यही आपका आंसर है। ध्यान रखोगे इस चीज को, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंकरेंट लिस्ट की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। वही जो आप समवर्ती सूची के विषय की यहां पे बात हो रही है। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है आप ये जानो। समवर्ती सूची का विषय ऐसा है जिसमें राज्य सरकार भी बना सकता है कानून और केंद्र सरकार भी बना सकता है। सपोज करो कोई एक ऐसा विषय जिसमें दोनों ने कानून बना दिया, तो प्राथमिकता दी जाएगी केंद्र सरकार को। ध्यान रखो इस चीज को खूब अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम को भारत में किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? देखो, जो सिक्किम है पहले संयुक्त राष्ट्र था, बाद में इसको पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया। तो राज्य का जो दर्जा दिया गया कौन से संविधान संशोधन से हुआ? ये एक पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आप बताओगे। लेकिन जो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, यह है आर्टिकल 371 का एफ। पर मेरा क्वेश्चन आपको याद है मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा? ये जरूर आप बताना। किस जो सिक्किम है, सिक्किम को संयुक्त राष्ट्र कब घोषित किया गया? किस आर्टिकल से? संविधान संशोधन से, पहली चीज। दूसरा, किस संविधान संशोधन से सिक्किम को भारत का राज्य घोषित किया गया? ठीक है, यह आपके लिए क्वेश्चन है, जरूर बताना। अब अगला क्वेश्चन आपके पूछ रहा हूं। अगला क्वेश्चन इसमें जो है यह है कि भारत की आधिकारिक भाषा किस अनुच्छेद में है? एक तो इलेक्शन कमीशन का है, लोग आर्टिकल भूल जाते हैं, वो आर्टिकल 324 है। और जो आधिकारिक भाषा वाला है वो आर्टिकल 343 है। ध्यान रखोगे, ये आर्टिकल 343 ये इसका आंसर है। और इलेक्शन कमीशन वाला क्या है आर्टिकल? जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है 324। ठीक है, खूब अच्छे से ध्यान रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कह रहे कि राज्यपाल नियुक्ति में निष्पक्षता के लिए किस आयोग ने सिफारिश की थी? देखो बहुत प्यारा है। और जब केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में बहुत सारे मतभेद हुए, उस समय एक आयोग बनाया गया, जिस आयोग का नाम था सहकारिता कमीशन। जब ये कमीशन बना, इन्होंने ही इसके राज्य के लिए निर्देश दिया कि यहां पर जो नियुक्ति होनी चाहिए राज्यपाल की, वो निष्पक्ष होनी चाहिए। तो इसका आंसर सहकारिता कमीशन होगा, सहकारिता आयोग। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। तो अब तक हमने टॉप 30 क्वेश्चन कर लिए और वो क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके इंपॉर्टेंट थे, आपके टॉपिक भी रिवीजन हो गया होगा। और साथ में क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपके यूपीएसआई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो भी
उन दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आया है, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, साथ में शेयर करो। फिर से मिलता हूँ नए क्वेश्चन के साथ। और साथ में जो मैं अभी BNSS पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपका UPSI के कुछ लेक्चर दे रखे हैं, मैंने 3 से 4 लेक्चर ले लिया है। अब ऐसे ही आगे चल के कुछ लेक्चर फिर से अपलोड होने वाली है, उस जैसे इसमें प्यार दिखा रहा हूँ उसमें भी दिखाते रहना, ठीक है। फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।